टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह में थोड़ी सी देर हो गई थी, सॉल्यूशन में भी, प्लीज़ चुप कर जाएं। तो जो मेरा टारगेट था वो अचीव नहीं हो सका, इसलिए मैं चला भी गया था और फिर वापस आया। अब हम, क्योंकि असल में ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, जो आपके टेस्ट में क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपका रीसेंट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था। कितने बच्चों का क्वेश्चन ऐसा हुआ है उन्हें लगता है हम पास हो जाएंगे? अच्छा, उसमें मैंने आईकैप का सोल्यूशन तो आया हुआ था, लेकिन उसका सोल्यूशन ज़रा वो ब्रैकेट्स में सब कुछ समझ नहीं आ रही थी, मुश्किल सा बनाया होता है। तो मैंने अपना सोल्यूशन जब लिखा टेस्ट से एक रात पहले, तो वही आपको पेज दे दिया है। इसको टाइप करवा के इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैंने कोशिश यही की थी कि एक सफ़े के ऊपर सारा सोल्यूशन आ जाए, ताकि आपको बिल्कुल सामने सारा क्वेश्चन नज़र आ रहा हो। और जिस तरह से हम तरतीब से चलते हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, सारे लेजर्स, तो वो सारा कुछ आपके सामने बोर्ड पे होता है, वैसे ही सफ़े के ऊपर हो, ताकि मुझे सवाल लिखना ना पड़े और सवाल हम करेंगे उसी तरतीब से, एक एक एंट्री को टिक करते जाएंगे। तो ये सोल्यूशन इसलिए इस तरह से था, लेकिन अभी बच्चे पूरे नहीं हुए, इसलिए पहले हम ताहिर वाला सवाल डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसकी बात करेंगे। पहले होमवर्क लिख दूँ आज का। होमवर्क में एक तो आप टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जिसका नाम यहाँ पर फ़हीम ट्रेडर था, दरअसल ये फ्राइडे ट्रेडर्स था। ठीक है जी, आईकैप में बदल इसलिए दिया क्योंकि कोई पुराने भी बैठे होते हैं, तो उनको पता लग जाए ना ये सवाल वो है, तो आईकैप का सोल्यूशन निकाल के छापा लगाने की कोशिश करते हैं। हालांकि उससे उनका अपना नुकसान होता है, यहाँ पे पास करना तो मकसद है ही नहीं। ठीक है, और ये सवाल देने का मकसद भी यही था कि शायद अभी हम एग्ज़ाम लेवल पे नहीं होते, टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उस लेवल की तैयारी फिर भी नहीं होती जो हम आईकैप जाने से पहले कर रहे होते हैं, और टेस्ट को भी हम कैजुअल लेते हैं, जो कि सबसे बड़ा मसला है, हमारे फेल होने की वजह होती है। ठीक है, तो फिर भी मैंने कहा ज़रा देखते तो हैं पासिंग मार्क्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे, तो ये सवाल इसलिए आपकी तरफ फ्लोट कर दिया। हालांकि मेरे पास एक दो अच्छे क्वेश्चंस पड़े थे इसके अलावा भी, लेकिन ये भी चूँकि डिस्कस करना था, तो मैंने कहा चलें टेस्ट में दे के डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो एक तो आप ये टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, और दूसरा क्योंकि मैं आज नहीं करवा सका, इसलिए अब वो काम आप करेंगे मेरी जगह पे जाकर। ठीक है, वो क्या है? सिंगल एंट्री लेक्चर नंबर 1 याद है? हैंड आउट लेक्चर नंबर 1 का हैंड आउट याद है? बोलो। उस लेक्चर 1 के हैंड आउट में कुछ टॉपिक्स की रिवीजन्स थी, वो आपने करके आनी है, मैंने प्रॉब्लम्स डिस्कस करने हैं। उसकी वजह वो हमने मुख्तलिफ मौके पे टाइम लगा कर उसको डिस्कस कर लिया हुआ है। ठीक है, तो रिवीजन BRS की तो हम कर चुके हैं, रिवीजन ऑफ एक्रूअल्स प्रीपेमेंट्स था जी, उसमें 3-4 सादा सवाल हैं, वो आपने करने हैं। रिवीजन ऑफ बैड एंड डाउटफुल डेट्स, इसकी भी आपने जो क्वेश्चन एक लिखा हो उसकी रिवीजन करनी है। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम उम्मीद है अब आएगी नहीं, क्योंकि जैसे मैंने आपके साथ आसिफ वाले सवाल पे 2 दिन लगाए, तो उसमें हमने इसके ऊपर जो है वो डिस्कशन कर ली थी, टेक्निकल भी। ठीक है, ये क्वेश्चंस करके आइएगा, प्रॉब्लम इसकी जो भी होगी वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और फिर कल हम इंशाल्लाह जो बाकी चीज़ें रह गई हैं, मेरी नज़र में शायद हमारे सिंगल एंट्री के टॉपिक में 2 ही चीज़ें पेंडिंग रह गई हैं। एक मैंने डिफॉल्केशन स्टेटमेंट नहीं बनाना सिखाई आपको, और दूसरा हमने क्वेश्चन बैंक 9 के अंदर एक ब्रैकेट लगाई थी जिसे मैंने कहा था समझाऊंगा, वो भी पेंडिंग है। ठीक है, तो वो दोनों चीज़ें इंशाल्लाह कल, क्योंकि आपकी क्लास में शायद वो हो जाती बातें, लेकिन पिछली क्लास में वो नहीं हो सकी, तो सारी क्लासेस बराबर ही चलती हैं, आपको पता है। ठीक है, तो ये होमवर्क नोट कर लें। मार्कअप मार्जिन भी देख लूँगा किसी दिन, उसकी जो बकाया क्वेश्चंस हैं वो भी आपको होमवर्क में दे दूँगा, लेकिन वो क्योंकि हमें प्रैक्टिस हो गई है काफ़ी हद तक, उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। ये 2 की रिवीजन के जो क्वेश्चंस हैं, एक्रूअल प्रीपेमेंट में 3 या 4 क्वेश्चंस थे, और बैड डाउटफुल डेट के अंदर एक ही क्वेश्चन था। हैंड आउट 1 है सिंगल एंट्री का, अगर घर पे भी किसी के पास नहीं है तो वो ले लीजिएगा आज किसी दोस्त से। ओके जी, अच्छा जी स्टूडेंट, सारे क्वेश्चन के अंदर एसेट्स की ट्रीटमेंट करते हैं, कौन सी गुडविल की?
सर जैसे मैं क्वेश्चन दिया था कि बैलेंसिंग मार्क आउटपुट भी डालो वो क्वेश्चन सर अगर हमारे साल में जो प्रॉफिट आया उसके हिसाब से डील के डिग्री कभी भी नहीं होती वो, ठीक है। गुडविल फ्यूचर के प्रॉफिट्स की बेस पे एक एस्टिमेशन होती है। अब पार्टनरशिप में आपने थोड़ा सा उसको पढ़ा होगा, ठीक है, तो वो किस तरह से हम एस्टिमेट किया करते थे। तो वो एस्टिमेटेड फिगर हमारा एसेट बन चुका है। अब उसको छेड़ा कब करते हैं, जब दोबारा कोई ना कोई ऐसी चेंज होगी। तो वो गुडविल है, किताबों में रखनी या पार्टनर्स के अंदर रखनी होती थी तो शो करते थे, नहीं तो फिर राइट ऑफ भी कर देते थे। तो प्रॉफिट से उस गुडविल पे असर नहीं डालते। असल मसला पता है क्या है, गुडविल एक इंटेंजिबल है और इंटेंजिबल एमर्टाइज हो सकता है या इम्पेयर होता है, ठीक है। तो गुडविल नॉर्मली जो है उसका पता नहीं होता कि उसका फ़ायदा कितने साल तक आना है, तो इस पर डेप्रीसिएशन कह लो, एमर्टाइजेशन ना कहो, डेप्रीसिएशन तो लगती नहीं है। तो आइए 38 बताएगा उस पर इम्पेयरमेंट लगेगी, तो वो FAR 2 में जाके आप पढ़ेंगे आइए 38 इंटेंजिबल्स के अंदर गुडविल। अपनी गुडविल कुछ और ट्रीटमेंट, खरीदी हुई गुडविल कुछ और ट्रीटमेंट, वो वहीं पे है क्योंकि सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैक्सिमम यही है, गुडविल आ जाती है, पता हो ये एसेट है बस, उससे ज़्यादा आपने कुछ भी नहीं देखना इसके ऊपर, ठीक है। तो गुडविल है वो क्या है, एसेट है। कौन सा, नॉन करंट है, बस इससे आगे की बात अभी आपने सोचनी नहीं है, ओके। पढ़ेंगे इंशाल्लाह वक्त आने पर। पहले ताहिर वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जी। ओपन करें क्वेश्चन 345 पे, पेज 345 पे क्वेश्चन 29। कितने बच्चों ने ताहिर वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है? जिन्होंने नहीं किया हुआ वो खड़े हो जाएं, जल्दी से खड़े हो जाएं। टाइम नहीं है, टाइम ज़ाया नहीं करना प्लीज़, टाइम ना लगाएं प्लीज़। मैंने चेक करना है अभी, ये पिछली क्लास में इसीलिए टाइम लगा क्योंकि आदतें बिगड़ चुकी हैं। और जो दरमियान में हो वो काइंडली पीछे तशरीफ़ ले जाएं ताकि बाकी बच्चे डिस्टर्ब ना हो। और ये होमवर्क ना करके आने वाले ऐसे ना बैठा करें छुप छुप के कोनों में। जो कोनों पे एक एक खड़े हैं वो दीवार के साथ लग जाए, दूसरे निकल के पीछे चले जाएं। बाकी ओपन कर लें, ताहिर वाला क्वेश्चन चेक करने लगा मैं। भाई रास्ता दे, मेहमानों को रास्ता दे। शानी, फैक्ट्रियां लगाना आसान है, रास्ता देना मुश्किल है। कोई नहीं, थोड़ी सी टेंशन होनी होती है तो आप कोने भी रहें, आप तो दीवार के साथ कांध के साथ लग जाए। ये काम करना शुरू कर दो या छोड़ दो, सीए छोड़ दो। चले 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 जल्दी करें। ये भाई पीछे जो होमवर्क किए हुए बच्चे हैं वो आगे तशरीफ ले आए, और ये दरमियान में आप होमवर्क नहीं किया हुआ ना, पीछे जाए ना भाई, इधर ना खड़े हो। क्यों खड़े हैं, समझ नहीं आ रही। कोने पे एक ही जा सकता है, बाकी इधर निकले। पहला दिन है, ये है वो है, सब पीछे जाए, और जिन्होंने काम किया वो आगे तशरीफ ले आए। अभी और भी निकलने हैं टेस्ट वाले, 50% 55% बच्चे टेस्ट दे रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया आप लोगों को। नियत कर ली है कि कोई ऐसा काम नहीं करना कि पास हो जाए। कहीं हम होमवर्क कर लें रोज पास। होमवर्क किया हुआ है, होमवर्क चेक करो। टेस्ट दिया था कल, बिठा दो जो यार आगे, आज साइड पे हो जाओ यार, अब्दुल्ला साइड पे हो जाओ बेटा। कहीं रोज होमवर्क कर लिया, पास हो गए तो, पहली बार में ही पास हो गए तो ऐसा नहीं करना। कुछ भी ऐसा ना कर लेना कहीं के पास हो जाओ पहली दफा में। ये भाई होमवर्क किए हुए दोस्त आगे तशरीफ लाएं। ये आप जो दो बैठे हैं ब्लैक कैप, होमवर्क दिया हुआ है, टेस्ट भी दिया था कल, पर तुम खड़े ही हो जाओ। साथ वाले होमवर्क किया हुआ है, टेस्ट भी दिया था, आगे आ जाओ। और टेस्ट कितने बच्चों ने दिया बैठे हुओं में से? बैठे हुओं में से नहीं दिया, नहीं दिया। क्यों बैठे हो, चलो पीछे। हाँ कहाँ गए थे तुम? हाँ ओ हाँ, वैसे ही जरा अलामती तौर पे खड़े हो जाओ थोड़ी। ये हालात हैं आपकी क्लास के। भाई साहब आप पीछे चले जाइए। अच्छा जी, ये जो बच्चे खड़े हैं इनमें से टेस्ट कितने बच्चों ने दिया हुआ? होमवर्क ना करने की वजह से तो खड़े हैं ना, अभी खड़े रहे, तुम बैठो। होमवर्क किया मैंने, ओके। अब कैसा बच्चा तो नहीं जिसको नजर ना आ रहा हो, बोर्ड बैठा हुआ पीछे रह गया हो, ठीक है। इतने बैठ जाओ। हाँ एक टांग में खड़े हो गए।
तुम खड़े होकर दिखाओ एक टांग पे, किसने मशवरा दिया? तुमने मशवरा दिया। ये आने वाले मेहमानों से पूछते रहे, होमवर्क नहीं है, टेस्ट नहीं है, तो खड़े करते रहे उनको, किसी को आगे ना आने दें। ओके, और ये रास्ता थोड़ा सा छोड़ देना, ये इधर गैलरी में चले जाएं, अंदर भाई लाइन में हो जाए भाई साहब, ये ब्लैक कैब साथ हो जाए, हाँ साथ हो जाए, ये रास्ता खाली कर दें। कोई ऐसा भी आ सकता है बच्चा जिसने टेस्ट किया हो, तंग तो हो ना जरा, खड़े होते हुए तंग तो हो ना। ये रास्ता भाई अभी तक बंद है, रास्ता खोल दें। ओके, ताहिर वाला क्वेश्चन। मिस्टर ताहिर took a store on rent from यकम जनवरी 10 and started a grocery business। अगर हम बात करें ताहिर का इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो सेल्स, वैसे मैंने कहा कोई एंट्री आ ही जाती है तो लिख लेंगे। जी, Tahir took a store on rent from यकम जनवरी 10 and started a grocery business। रिक्वायरमेंट भाई साहब दीवार के साथ हो जाए। रिक्वायरमेंट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस 31 दिसंबर 10 और बैलेंस शीट 31 दिसंबर, यानी कि ये पहला साल है, यानी कि ये पहला साल है। ओके, मुझे सिर्फ इस लेजर की जरूरत है, कैश जो यहां बना भी हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, अब एनालिसिस ऑफ हिज, बातें मत करें, एनालिसिस ऑफ हिज बैंक अकाउंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 10 इज गिवन बिलो। और लेजर की शक्ल ना सही लेकिन चीजें तो पूरी हैं, ओपनिंग, डेबिट्स, क्रेडिट्स, क्लोजिंग। तो अगेन हम बैंक का लेजर नहीं बनाएंगे, हमें बैंक का लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वहीं पे टिकिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या नज़र आ रहा है? ओपनिंग नज़र आ रहा है सबसे पहले। हो सकता है? ओपनिंग हो ही नहीं सकता, ये बात कई बार हो चुकी क्वेश्चन बैंक में, पास पेपर में वही कॉन्सेप्ट आ गया। अगर बिजनेस आज शुरू हो रहा है, ये कौन बैठा हुआ है भाई पीछे? टेस्ट नहीं दिया हुआ, होमवर्क, आ जाओ आगे बैठ जाओ, आधे वाले आ जाओ, आधे होमवर्क वाले आ जाओ। अटेम्प्ट तो किया था एटलीस्ट इसने, टेस्ट तो दिया हुआ है ना। होमवर्क वाले जो बैठ रहे हो, टेस्ट तो दिया हुआ है ना, टेस्ट पे कोई माफी नहीं है। जिन्होंने अटेम्प्ट किया हुआ है हाफ साथ हो जाए, बिठा लें उनको, ज़रा रश कम करें। बाकी तो बहुत ही बस्ता बेफोर शेड्यूल वाले मुजरिम है बल। ओके, अच्छा जी, ओपनिंग नहीं हो सकता। ये अगर बिजनेस आज शुरू हो रहा है तो ये बैंक में पड़ा हुआ पैसा ओपनिंग कभी नहीं कहेंगे, लिखा हुआ ओपनिंग कहेंगे, कोई ओपनिंग नहीं है। ये क्या है? ये बैंक डेबिट कैपिटल। आप कहोगे जी ओपनिंग तो हो नहीं सकता, तो उसकी तकलीफ दूर की हुई है, मैंने कहा था फ्रेश कैपिटल लिख लिया करो, ठीक है जी। 3960 39 लाख रुपए उसने समझे बैंक में पड़े थे जो उसको बिजनेस में यूज करना शुरू कर दिया ना। तो ये एंट्री बनी, टिक करें, बैंक डेबिट। हाँ, वो जो ओपनिंग लिखा हुआ है ना, बैलेंस ऑन यकम जनवरी, इसको काट के बेशक आप लिख लें कैपिटल, ठीक है, हो ही नहीं सकता। बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट। आगे बढ़ें जी। उसके बाद पेमेंट्स में यकम जनवरी पे 2 पेमेंट्स अलग, यकम जुलाई पे 2 पेमेंट्स अलग। क्या था ये भाई? किए हुए सवाल किए हुए बच्चों से पूछ रहा हूँ, बाकी उन्हें तो जरूरत ही नहीं है, वो पढ़ने आते ही नहीं होता, ऐसे टाइम पास के लिए आते हैं। भाई एडिशंस थे फिक्स एसेट के, डेट्स इसलिए लिखी हुई हैं ताकि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में आपको मसला ना हो। तो 4 फिक्स एसेट्स खरीदे थे, तो 4 ही लेजर्स ओपन हो जाने थे। एक्यूमुलेशन अलग रखो ना रखो वो आपकी मर्जी, ठीक है, लेकिन एसेट अकाउंट 4 बनने थे।
ट्रक, डी फ्रीजर, फिक्सचर एंड मोटर वैन, ये 4 एसेट्स खरीदे, एंट्री बननी थी, वो वाले एसेट्स डेबिट, बैंक, क्रेडिट, वो नहीं डिस्कस कर रहा मैं। आगे बढ़े। पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर, फिक्स एसेट को अलग कर दिया ताकि डेप्रिसिएशन की डेट आ जाए, बाकी पेमेंट्स उसने फॉर द ईयर इकट्ठी ही दी हुई हैं। सबसे पहले परचेजेस क्या है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स है, बैंक की पेमेंट साइड पे है, रूल होता है, ठीक है। इसकी एंट्री बड़ी होगी क्रेडिटर, डेबिट, बैंक। आगे बढ़े। ड्राइंग्स, डेबिट, बैंक, ये वैसे ही लिख रहा हूँ मैं 19, ये जरा इनसे रिलेटेड एडजस्टमेंट्स डिस्कस होनी है तो मैं इसलिए इनको लिख रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, रेंट, रेट एंड टैक्सेस, डेबिट, बैंक, क्रेडिट, रोशनी एंड हरारत, डेबिट, बैंक, क्रेडिट, रिपेयर, डेबिट, बैंक, क्रेडिट। रिपेयर डेबिट नहीं होगा मुझे पता है, पर देखते हैं एडजस्टमेंट की बारी पर। और सन्ड्री बिजनेस एक्सपेंस, डेबिट, बैंक, क्रेडिट, ठीक है जी। उसके बाद द फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, द टोटल रिसीट्स इंक्लूड को छोड़ो, पहले पॉइंट 2 करते हैं। पिछली क्लास में पहले पॉइंट 1 किया था, इस बार पॉइंट 2 करके देखते हैं। ऑल कैश रिसीव्ड अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स। पहले तो ये जुमला पढ़ें 3 दफ़ा खामोशी से और मुझे बताएं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है। कैश सेल्स हैं बिजनेस में? यस सर, ऐसे ही बोल दिया आपने। पढ़ें, 3 दफ़ा पढ़ें। हाँ, अब आधे से ज़्यादा बच्चों का नहीं हो गया है और तुम उसी जगह अड़े हुए हो। क्यों? सोच के पढ़ा ही नहीं। मैंने कहा 3 बार पढ़ो, कैश सेल्स हैं कि नहीं? हैं, यस सर हैं। नहीं है, नहीं है। कहां पे लिखा हुआ ये कैश सेल्स हैं? अब फिर जुमला सुने, मैं पढ़ता हूं। ऑल कैश रिसीव्ड, ऑल कैश रिसीव्ड अगेंस्ट सेल ऑफ, अगेंस्ट कैश सेल्स ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स उधार पे भी हो सकती है, कैश पे भी हो सकती है। अंडरलाइन करें, सेल ऑफ गुड्स मे बी क्रेडिट, मे बी कैश। बोलो, तो वो कैश रिसीव हो रहा है। मे बी कैश सेल से होता है, मे बी डेटर से भी होता है। और भाई ये टेकिंग्स ही हैं। कैश रिसीट्स का नाम क्या था? टेकिंग्स, याद है? तो टेकिंग्स तो कैश रिसीट्स हैं, वो कैश सेल्स से भी आ सकती हैं, डेटर्स से भी आ सकती हैं। बात समझे हो? अब यहां पर नहीं लिखा हुआ था कैश सेल्स हैं, तो नहीं सतही पढ़ना था। मैंने किसी वजह से कहा ना 3 दफा पढ़ो, तुमने 3 दफा नहीं पढ़ा, तो कैश सेल का लफ्ज बस निकाला बीच में से, कहीं से पता नहीं, ठीक है। हालांकि वो निकल भी नहीं रहा। फिर पढ़ता हूं, दोबारा सुने। ऑल कैश सेल्स, नहीं, ऑल कैश सेल्स नहीं, क्या लिखा? ऑल कैश रिसीव्ड। बात खत्म, समझे? बात खत्म। और अगली बात, अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स। भाई सेल ऑफ गुड्स तो नहीं बता रहा कि कैश है या क्रेडिट है। और सही है, तो सवाल में मैं नहीं कह रहा कि उसने कैश सेल्स कही है कि नहीं है या क्रेडिट सेल्स नहीं है। उसने नहीं बताया कि कौन सी सेल्स हैं। पूरे सवाल में कहीं नहीं लिखा उसने कि क्रेडिट सेल्स हैं या कैश सेल्स हैं। तो डेटर मौजूद है तो क्रेडिट सेल्स तो मौजूद है। और ठीक है ना भाई, बात समझ रहे हो? इस पॉइंट से कंफ्यूज नहीं होना था। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ कैश सेल्स है। ओके, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। अगर वो डेटर को की हुई थी सेल ऑफ गुड्स, तो उनसे भी कैश आ सकता था। ओके, चलें, बहरहाल ये तो पता लग गया कैश सेल्स नहीं है। ये नहीं लिखा होगा कैश सेल्स हैं, तो फिर जब तक कहीं पे क्लियरली ना लिखा हो, हम अज्यूम भी नहीं करते कैश सेल्स हैं। और क्रेडिट सेल्स का पता कैसे लग जाता है? वो डेटर पड़ा हो, यानी कोई ना हो तो क्रेडिट सेल्स होती हैं। ओके, अच्छा, वो कहता है ऑल कैश रिसीव्ड अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स हैज बीन बैंक्ड। इसकी एंट्री करो, बैंक डेबिट, ठीक है, हैव बीन बैंक्ड। हो क्यों मैंने ये लिख दिया? ये मैंने क्वेश्चन मार्क क्यों लिख दिया? ये तो फिगर नहीं, वो एक्सेप्शन तो क्या, वो चीज़ें तो एंटर करनी थी। ये फिगर पे भी क्वेश्चन मार्क नहीं पड़ता। हम अभी बोल के आए हैं ऊपर, ओपनिंग के बाद रिसीट्स को बोला नहीं था, जान के छोड़ दिया था, ठीक है, उसकी बात नहीं की और पेमेंट से जंप कर गया था। वो क्या हुआ पड़ा है देखो, बैंक में रिसीट्स में क्या है? रिसीट्स डिपॉजिटेड इन बैंक। कहां से? ये एंट्री पड़ी हुई थी, तो अब उसको भी टिक करो। बैंक डेबिट कैश 69,
अच्छा 41850। ठीक है जी, हो गया ठीक। ये मतलब है ऑल कैश रिसीव्ड अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स इज बैंक्ड। ठीक है भाई, रास्ता दो जरा, रास्ता दो, इसलिए कहा था ये पीछे वाले ये बच्चे पीछे हो जाए, मैंने जगह काफ़ी खाली की थी। ये उधर गैलरी में घुसे, गैलरी में ये सीट इसीलिए खाली करवाई हुई है ऐसे। शाबाश, टेस्ट दिया हुआ है ना आप दोनों ने, कल वाला टेस्ट। क्लास में आने की इजाज़त नहीं है टेस्ट वालों को। साथ हो जाए बेटा, साथ हो जाए, जल्दी करें जी। बैंक एंट्री एंट्री एंट्री, कैश कैश क्रेडिट हो गया। ठीक है, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। चलें आगे, पॉइंट 2 पढ़ रहे थे हम। All cash received against sale of goods has been banked with the exception of staff salaries, personal expenses, cash retained। अगली लाइन नहीं पढ़नी बाद वाली, फिलहाल मुझे सिर्फ ये बातें बता दो। ठीक है, स्टाफ सैलरीज की एंट्री क्या होगी? सैलरीज डेबिट कैश क्रेडिट फॉर द ईयर गिवन है 2600। नेक्स्ट, पर्सनल एक्सपेंसेस हैं पर मंथ, ड्राइंग्स हैं पर मंथ, कितनी है? 12 इंटू 100 जी। 1200 से चलो ड्राइंग्स 1200 से डेबिट और कैश 1200 से क्रेडिट। ठीक है जी। नेक्स्ट, अगली लाइन नहीं पढ़ी मैंने अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कैश रिटेन्ड फॉर सन्ड्री बिजनेस एक्सपेंसेस पर मंथ। तो एक्सपेंस ही लिख रहा हूँ, सन्ड्री का क्या। ठीक है, एक्सपेंसेस जी कितने पर मंथ? 12 मंथ है और कितना 20, तो टोटल। अब इसकी एंट्री अगली लाइन में नहीं पड़ी हुई, इसकी एंट्री एक्सपेंसेस में ये सन्ड्री एक्सपेंस की बात कर रहे थे ना। एक्सपेंस डेबिट 240 से, कैश क्रेडिट 240 से। ठीक है जी, ओके। अगली बात खैर थोड़ी सी जगह यहाँ रखी, एक्सपेंस 12 इंटू 20 आपने बोला, ऐसे ही है। चल पता लग गया आपको गलती होनी है, जगह जो खाली छोड़ दी। अच्छा, ये तो लिखते हुए चले जाते हैं ना, पंखा ना चलाओ भाई, शोर में जाना पड़ता है मुझे। जो कह रहा है उसे को क्लास से बाहर चला जाए, बाहर बहुत ठंड है। जो कह रहा है उसे बाहर बैठ। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, लेकिन पंखा बंद कर लो, गुजारा करें भाईजान, आपने नहीं जाना। ओके, कैमरा कौन बेरेगा? बंद करो पंखा। अच्छा सुनो 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 सुनो, वो एसी पीछे से बंद है, ऑन कर ले। चोरी पड़ेगी। अभी थोड़ी सी आवाजें निकलने लगी थी, किसी की दुम पे किसी का पांव आने ही लगा था कि बिजली फौरन आ गई। एक दो बच्चों ने सोचा चलो मैं आवाज निकाल लूं, घर वालों ने कपड़े पहना के नराज ला के इंसान टाइप बना के भेजा है। छोड़ो भाई, बिजली चली गई, अब किसने देखना है? असलियत दिखाते हैं, चलो उस्ताद को सुनाते हैं, देखने तो देते नहीं हम। ठीक है जी, चलें वापस आया हुआ बच्चा आ रहा है आजकल। ऑफ द कैश टेकन फॉर सन्ड्री बिजनेस एक्सपेंसेस, आगे मत पढ़ो, कितना बिजनेस एक्सपेंसेस के लिए कैश हमने लिया हुआ है? 240 ना, वो इसके बारे में कह रहा है। ऑफ द कैश टेकन फॉर सन्ड्री बिजनेस एक्सपेंसेस 10,000 वॉज इन हाथ ऑन 31 दिसंबर 10। मतलब ये 10 इसमें खर्च, जब खर्च नहीं हुआ तो 240 के सारे को तो हम एक्सपेंस कह ही नहीं सकते। ये 10 नहीं हुआ एक्सपेंस, बल्कि ये हमारे पास क्लोजिंग में पड़ा है, तो फिर ये क्या हो गया 200। तो एंट्री ही किससे पड़ेगी? जब वो एक्सपेंस नहीं हुआ तभी तो 230 पड़ा है ना हमारे पास, बोलो। तो एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 230 से और क्लोजिंग में 10। अच्छा, क्लोजिंग में 10 अभी चला गया, क्लोजिंग में 10 क्या आ गया हमारे पास? एसेट। ओके जी, नेक्स्ट क्या बचा ही कुछ नहीं। रिपेयर की भी बात कर लेते हैं, चलो। ये तो आपकी फेवरेट एडजस्टमेंट बन गई है अब, ये तो आप 2-3 बार कर चुके हैं। क्या कह रहा है? रिपेयर इंक्लूड 36,000 पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मिस्टर ताहिर्स
वो ताहिर का जो बंगला यहाँ पे भी मैंने फिर बनाना है दोबारा, ठीक है। ये ताहिर का बंगला है, ये डबल मंजिल है, ठीक है जी। वो दूसरी मंजिल की जरूरत पड़नी है ना अभी थोड़ी देर में, ठीक है। हाँ बना दे उसको सीढ़ियाँ। तुमने क्या करना है सीढ़ियों को? किराएदार तुम तो नहीं हो, ये लो, ठीक है। दरवाजा भी, ये खिड़की भी है। चलो बस अब फिर तुम भी खड़े हो यहाँ पे, ठीक है। ओके, है सुनो, ये किसका बंगला है? ताहिर्स विला लिखा हुआ है इस पे, ताहिर्स बैंगलो, ओके, ये लिखा हुआ उसके ऊपर। अब इस बंगले में यहाँ पे कुछ रिपेयर मुरम्मत का काम करवाना पड़ा, ठीक है। वो मुरम्मत का काम किसका काम है? बिजनेस का या ताहिर का पर्सनल? ये है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। बोर्ड के इस तरफ कर दिया आज मैंने, ठीक है। इधर बिजनेस ओनर, इधर ये बिजनेस की ये दुकान, इसकी दुकान ये बड़ी, काफी बड़ी दुकान है, बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है इसका, ठीक है जी। इस तरफ शटर है, ठीक है। इधर जरा मैंने कैश की दराज रखनी है ना तो करीब करनी थी जरा, अच्छा प्लानिंग, ओके जी। ताहिर के बंगले पर कुछ खराब हो गया था, पेंट है यहाँ पे सब काम करने वाला था, इसकी रिपेयर करवाई गई। और वो रिपेयर की पेमेंट कहाँ से हो गई है, ये कैसे पता चला? पढ़ो ना, ऊपर रिपेयर नजर आ रहा है, कितना रिपेयर कितना नजर आ रहा है? 460। वो कहता है नीचे रिपेयर में इंक्लूडेड है 36 पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ताहिर्स बंगलो। ताहिर के बंगले का खर्चा हमारे बैंक से पे हुआ। देखें रिपेयर टोटल नजर आ रहा है 400, ये इंक्लूजन वाला काम, ये तो हमने कई दफा किया। ने कहा इसमें से ड्राइंग्स हैं, ओनर का कोई खर्चा बिजनेस पे करे, ड्राइंग्स, बिजनेस का कोई खर्चा ओनर जेब से पे करे, कैपिटल, ठीक है। तो ये ड्राइंग्स डेबिट बैंक क्रेडिट होना चाहिए, कितना? 36। और बैलेंसिंग कितना बचता है? हाँ वो रिपेयर एक्सपेंस है बिजनेस का, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट 4, ठीक हो गया, सही है। अब बैंक पे तो हमारी लड़ाई थी भी नहीं, बैंक तो टोटल 400, भाई वो हो जाएगा, अगर ऑन हो रहा है तो हो जाएगा, आप सबके देखने से क्या वो ऑन होने पे फर्क पड़ेगा? इधर तवज्जो रखें प्लीज भाई, जगह बहुत है भाई, टेंशन ना लो, जगह बहुत है। ये मैंने खुद इनको सजा दी हुई है, टेंशन ना लो, जाओ, इनको हक ही नहीं पहुंचता बैठने का, देखने आया था जी। ओके, ड्राइंग्स डेबिट बैंक क्रेडिट, रिपेयर डेबिट बैंक क्रेडिट, ठीक है। बैंक पे कोई लड़ाई नहीं है, बैंक टोटल 460 से ही क्रेडिट हो रहा है। आप बैंक में 460 नजर आ रहा है, उसको यूं दो हिस्से कर लें ताकि आपकी एंट्री हो सके, डबल एंट्री 36 424, ठीक है। अब एंट्री पोस्ट करते हैं। 36 की एंट्री क्या है? ड्राइंग डेबिट बैंक क्रेडिट, उस शाख में से एक शाख को टिक कर दें, एक उल्लू टिक हो गया, दूसरा उल्लू रह गया, इसकी एंट्री क्या होगी? रिपेयर एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट, ठीक है जी। ये एडजस्टमेंट भी ओवर, आगे कुछ भी नहीं था। डेप्रीसिएशन, डेटर्स गिवन है, क्लोजिंग डेप्रीसिएशन वगैरह, क्लोजिंग कुछ बैलेंसेज हैं, फिर डेप्रीसिएशन है और सेल मार्कअप मार्जिन गिवन है। अब आ जाता है पॉइंट नंबर 1। आपको पता ही है ये कैश तो दराज है, पता है ना आपको। इस दराज में से ये पैसे निकल रहे हैं, ये पैसे निकल कर जा रहे हैं एम्प्लॉयज की जेब में, ये पैसे निकल कर जा रहे हैं ताहिर की जेब में, ये पैसे निकल कर जा रहे हैं छोटे मोटे खर्चों की मद में, ये पैसे निकल कर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये पैसे निकलने का रास्ता है, ठीक है, ओके। और ये है डेबिट साइड, इधर से पैसे इस दराज में भरते हैं, ठीक है। ओपनिंग कितना था? सोच क्यों रहे हो, बिजनेस शुरू हुआ है, ओपनिंग पे नील है, ठीक है। अगली बात, क्या कोई कैश सेल्स हैं? कैश सेल्स तो नहीं है, वो कैश सेल्स नहीं थी, लेकिन डेटर्स का नहीं पता लग रहा कि वो पैसे किस में दे रहे हैं, कैश में या बैंक। हो जाएगा गुजारा, मुकीम छोड़ दें तो क्लास के बाद देखें, चल भी गया वैसे मेरे, खैर है इतनी को नहीं गर्मी, मर नहीं जाएंगी।
घर पे यार गर्मी ना लग जाए बच्चों को, नाजुक बच्चे हैं बेचारे। नहीं ओके, ताहिर वाला सवाल खत्म होने दें, फिर सोचते हैं। होमवर्क ना करके आने वालों को शायद बिठा दिया जाए। टेस्ट वाले तो खड़े ही रहेंगे, उन पे तो माफ़ी का है ही नहीं ना, ठीक है। वो तो अभी कासिम जो है वो ला रहे हैं अटेंडेंस शीट भी, तो बैठे हुए में से भी कई निकलेंगे और वो पक्का पक्का वीज़ा लगवाएंगे इंशाल्लाह। ओके प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, कैश सेल्स नहीं है, क्रेडिट सेल्स तो हैं क्योंकि डेटर्स मौजूद हैं। अब डेटर्स पैसे चेक की फॉर्म में दे रहे हैं या कैश में, ये नहीं पता। बिल्कुल हैवी अमाउंट कैश से निकल के बैंक में जा रही है और बैंक में डेबिट उसके अलावा कुछ हो भी नहीं रहा, तो इसका मतलब डेटर्स पैसे कैश में दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक तो एंट्री आएगी कैश डेबिट डेटर्स क्रेडिट, ठीक है। ये दराज भरने के रास्ते हैं। अब ये पॉइंट नंबर 1 है, कहता है द टोटल रिसीट्स इंक्लूड, वो रिसीट्स डिपॉजिटेड इन द बैंक की बात ही कर रहा है ना, इनकी बात कर रहा है। कहता है इसमें है इंक्लूडेड कोई 2-3 चीजें, ये बाद में देखते हैं, पहले इधर देखें, पहले समझ तो लें। 3.96 39 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया इसने, बैंक में जो रखे थे, और कुछ और ज़रूरत पड़ गई पैसों की। घर बैठा परेशान सोच रहा है, घर वाली आई क्या हुआ, मैंने कहा पैसों की ज़रूरत पड़ गई और बिजनेस में और चाहिए, सारे तो लगा दिए। कहा वो सेविंग सर्टिफिकेट्स रखे थे याद है, कहा हाँ ये सेविंग सर्टिफिकेट है, जैसे प्राइस बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, इनको आप किसी भी वक्त चेंज करवा सकते हैं कैश में। तो ये सेविंग सर्टिफिकेट्स उसने निकाले और इनको एन कैश करवाया, जिसको हम उर्दू में पंजाबी में कहते हैं तोड़वा लिए, ये टूट गए, ठीक है, तोड़वा लिया, कहते नहीं डॉलर तोड़वा लो, बॉन्ड तोड़वा लो, एनकैशमेंट ही होती है वो, ठीक है। तो ये चेंज करवा लो, हाँ जी ठीक है, मैंने तोड़ना ही है बस, ठीक है। ये जैसे ही सेविंग सर्टिफिकेट टूटे, इनमें से पैसे निकले, ये पैसों को एक बोरी में बंद किया, ठीक है जी, उस बोरी को बांधा, ये बांधा हुआ बोरी को, ठीक है, और उसको कंधे पे रख के ये लेकर निकला। जैसे ही बिजनेस की तरफ लेकर निकला, यहाँ पे कौन बैठा होता है, अकाउंटेंट, उसने कहा ओ देखो गया ये कैपिटल, कोई बात समझ आ रही है। और ये कैपिटल कहाँ पर जाएगा, ये पड़ी है दराज कैश की, इस दराज में जाकर ये पैसे उंडेल दिए जाएंगे बोरी को। फिर इसके अंदर यहाँ पर एक हमने ड्रेन रखा हुआ है, जिससे पैसे निकल कर कहाँ जाया करते हैं, बैंक में, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि ये जो पैसे निकल कर गए हैं ना, इनमें शामिल हैं जो उसके पर्सनल सेविंग सर्टिफिकेट तोड़वाए गए थे, ठीक है। तो फिर इसका मतलब ये निकलने वाले पैसों में तो शामिल हैं, तो यहाँ आना भी तो उनका रिकॉर्ड करना चाहिए। क्या ख्याल है, वो कितनी अमाउंट है वैसे, ये 960 मैंने यहाँ तो लिख दिया, कैश तो डेबिट कर दिया, क्या करें, सेविंग सर्टिफिकेट्स क्रेडिट, नहीं भाई नहीं, उसके पर्सनल सर्टिफिकेट्स थे, पर्सनल सेविंग सर्टिफिकेट्स को तोड़कर पैसे, वो कह रहा है जी इन पैसों में शामिल हैं उसके पर्सनल सेविंग सर्टिफिकेट की इनकैशमेंट। तो इसका मतलब कि उसने पर्सनल सेविंग सर्टिफिकेट तोड़वाए और तोड़वा के उसने बैंक की दराज, बिजनेस की दराज में रखे, तो तभी वो उस दराज से निकल कर जा रहे हैं ना, ठीक है। तो एंट्री फिर बनेगी कैश डेबिट, सॉरी कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, यहां पर बात समझे हो। कर दिया ये काम इसने, कर दिया, ठीक है, लेकिन बिजनेस का शिकम शेर नहीं हो रहा, शिकम पेट शेर भरना, बिजनेस का पेट नहीं भर रहा, तो बिजनेस का पेट नहीं भर रहा, तो अब फिर परेशान बैठे। अब यहाँ पे बाहर कुर्सी ढा के बैठा हुआ, कुर्सी ढा के, ठीक है जी, कुर्सी ढा के ये ताहिर बैठा हुआ, ठीक है जी, के ऊपर से किराएदार उतरा और उसने आकर कहा ये पकलो कलाया, बच्चा था ना, बच्चा था किराएदार, बच्चा भेजा, ये पकलो कलाया अंकल। उसने कहा वाह वाह, इसको भी इसी में फेंक दो, बोरी तो जा ही रही है,
बात समझ रहे हो? ठीक है, तो ये भी कैश है, ये भी इसका पर्सनल है, और ये भी कह रहा है इंक्लूडेड है। तो जी इंक्लूड कैसे हुआ होगा? पैसे पहले दराज में पैसे डालेंगे तो यहाँ से निकलेंगे ना। तो वो कह रहा है टोटल रिसीट्स इंक्लूडेड, वो नीचे रेंट ऑफ मिस्टर ताहिर्स बंगलो, ठीक है, कितना 480। तो वो कैश यहाँ पर डेबिट करोगे तो यहाँ से क्रेडिट होगा ना, तो वो डेबिट तो यहाँ कर दिया, क्रेडिट किसको करें? कैपिटल को। ठीक है जी, तो कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। ठीक है, मजे का सवाल था। लास्ट वन एक रह गई है, टोटल रिसीट्स इंक्लूडेड प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ, और उसके लिए कैपिटल की तरफ जाने की जरूरत नहीं, बड़ी सादा सी बात थी। मोटर वैन जो हमने खरीदी थी वो बिक गई, तो आपको पता है जो मोटर वैन एसेट अकाउंट है उसमें से कॉस्ट निकला करती है, वो यहाँ पर आ जाती है। आपने कॉस्ट यहाँ पे की और अकोमोडेशन को डेबिट किया, वो यहाँ पे क्रेडिट हो गई। आपने एसेट अकाउंट बुक वैल्यू बनाया हुआ है तो ये नहीं आएगा, यहाँ पर बुक वैल्यू आ जाएगी। मेरा इससे कंसर्न नहीं है इस वक्त, वो आप काम कर लेंगे। ठीक है, कैश की एंट्री क्या पड़ेगी? ये कैश जो लिखा हुआ है, बोले कैश का लेजर डेबिट कितने से? 200 से डिस्पोजल अकाउंट। वो ये कह रहा था कि रिसीट्स में ये सब शामिल हैं, तो मैंने आपको स्क्रैप सेल की एंट्री से ये समझाया था कि इस दराज में शामिल करोगे तो यहां से निकल कर जाएगा ना। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या लिख दिया? डिस्पोजल। ये कैपिटल नहीं, ये बिजनेस के ही एसेट्स लिखे हैं। ठीक है, ठीक है, डन। अब सब कुछ आ गया, थोड़ी डेटर्स आ जाएंगे इस सवाल में। बैलेंसिंग, वहां से कैश से सेल्स, सेल्स से गालिबन कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड सो ऑन। ठीक है जी, कोई नोट करना है तो कर लें। उसके बाद जिन्होंने होमवर्क नहीं किया था वो कौन कौन है खड़े हैं? टेस्ट दिया हुआ है, टेस्ट दिया हुआ है, होमवर्क नहीं किया हुआ वो आगे बैठ जाएं। जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया वो अभी भी खड़े रहेंगे। टेस्ट दिया था, होमवर्क नहीं दिया, होमवर्क नहीं किया हुआ था, वो बैठ सकते हैं। साथ साथ हो जाओ भाई, साथ हो जाओ, जगह खाली करो, ऐसे उनको आगे ना आना पड़े, वहीं के वहीं सिमटते जाएं। ये 7 बच्चे बैठते हैं एक बेंच पे, अब मेरे जैसे भी 6 तो बैठ ही जाते हैं। ये बाकी सब वो हैं, ये बाकी सब वो हैं जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया हुआ। ऐसे ही है, क्यों नहीं दिया टेस्ट? आज पहली क्लास, पहली दफा ही तुम ऐसे निकले, पता ही तुम्हें पहले दिन ही पता नहीं था। बैठो, शर्मिंदा ही किया तुमने मुझे इतनी देर खड़े रह के, पहले बता देते। और जी आपने क्यों नहीं दिया टेस्ट? बहुत मेहरबानी। ये पीछे जो 2-3 भाई साहब बैठ गए हैं कोने में, क्यों बैठ गए हैं? खड़े हो जाएं जरा। टेस्ट दिया हुआ है दोनों ने? मेरा टीए कहाँ गया? इनको चेक करवाना है मैं। भाई आप लोगों ने क्यों नहीं टेस्ट दिया? पास नहीं करना इस दफा? क्या? टेस्ट रूम फुल था। दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज। टेस्ट रूम फुल कैसे हो गया? 85 तो बच्चों ने टेस्ट दिया और टेस्ट रूम फुल है। तो मैं क्या करूं? बात तो आपने क्वालिटी एश्योरेंस से करनी थी ना कि जगह चाहिए। भाई तो कर लेते ना, अभी 15 मिनट तो आधा घंटा कर लेते, अभी भी तो खड़े ही हो ऐसे। नहीं तो तुम अगर 15 मिनट वेट करना पड़े, आईकेप का पेपर देना हो तो नहीं दोगे। तो वो तो फिर ये वो ही है, ये वो तो फिर और ये तो फिर करने वाले ही अगली बार कहते हैं नहीं एक ही बात है। ठीक है ना, तुम नौबत ना आए अगली बार की। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप हर टेस्ट को अज्यूम किया करें आईकेप का पेपर है, और था भी आईकेप का पेपर देखो। तो खड़े रहो, नेक्स्ट टाइम तो नेक्स्ट देखेंगे। खड़े रहो। क्यों नहीं टेस्ट तुमने? शरीफ आदमी थे, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ था तबीयत को? सर में दर्द था, तुमने टेस्ट नहीं दिया? सर में दर्द होता है, मैं तुम लोगों को 7 क्लासें पढ़ा के चला जाता हूँ। बेटा कोई बात नहीं, कभी मैं भी पढ़ा करता था। यहाँ तक आने के लिए मैं यहीं से गुजर के आया हूँ, पढ़ के ही आया हूँ। ये बेचारा मेरी तरह पेंडू है, तो गांव वगैरह में तो दाने वाने दे के भी बंदा पास हो जाता है ना।
तो इसको लग रहा है कि शायद यहाँ नहीं चलता है। तुमने तो आजमा भी लिया होगा अब तक, पढ़ना पड़ा पास होने के लिए, क्या ख्याल है? ओके, टेस्ट का क्वेश्चन ओपन कर लें। इसमें ना एक छोटी सी गलती टीए से हो गई थी, जिस वजह से वो शायद एक आधा नंबर आपको मुझे देना पड़ जाए, ठीक है? क्यों दो, क्यों बनता ही एक आधा नंबर, तो एक नंबर भी मिल जाए बड़ी बात है उसको। वो गलती क्या थी? अच्छा, वो गलती मुझे पिछली क्लास में पता चली, क्योंकि मैंने सोल्यूशन किया हुआ है आईकैप के सवाल को सामने रखकर, तो ये टेस्ट वाला सफ़ा सामने आया, तो उसमें जब वहाँ पे पहुँचा तो मैंने कहा ओह, तुम कहा ओह अच्छा वो मिस हो गया, एक छोटा सा स्टार लगना रह गया था। आप पॉइंट 10 के अंदर आए तो नीचे स्टार लिखा हुआ है, वो स्टार 975 वाली फिगर के साथ था, यानी कि स्टॉक ऑफ जूसर्स के साथ, तो वहाँ पे स्टार लगा लें। ठीक है, सवाल पर्चे के अंदर जितना आपने किया उसका एक आधा नंबर इसकी वजह से जो गलत होना है वो आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको उस तरह से अब नहीं करवा रहा जैसे यहाँ पे है। मैं तो आई कैप वाला पूरा सवाल आपसे डिस्कस करूँगा ना, क्योंकि मुश्किल बात तो इसमें यही थी, वो अगर आपने उसको इग्नोर किया तो वो मैं नहीं करना देना चाह रहा। आप घर पे होमवर्क करेंगे तो इस स्टार को ज्यूम करके ही इस सवाल को दोबारा करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। अच्छा, एक तरीका सुन लें। अब तरीका क्या होगा, ये दोनों चीज़ें आपको पहुंच गई हुई, ठीक है? इस क्वेश्चन, इस सवाल का जो सोल्यूशन है ये सारे का सारा एक सफ़े पे ही इसीलिए रखा है मैंने, कोशिश करके चुना चुना भी लिखना पड़ा कई जगह पे, कि आपको बिल्कुल डबल एंट्री ऐसे सामने नज़र आए जैसे बोर्ड पे नज़र आती थी, और आपने 1 बाय 1 चीज़ों को टिक करना है। हम किसी लेजर को, किसी चीज़ को फुल फ्लैज नहीं देखेंगे, जिस तरह से सवाल करते थे उसी तरह से करेंगे। आज बेहतर है अगर ब्लैक बॉल पॉइंट के अलावा कोई बॉल पॉइंट हो आपके पास, तो ज़्यादा बेहतर है। जिनके पास हो वो वाला निकाल लें, वरना ब्लैक तो है ही, ब्लू रेड ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये ब्लैक राइटिंग है। हम लेजर, हम पहले फॉर्मेट बनाएंगे, प्लीज़ पहले फॉर्मेट बनाएंगे, उसके बाद लेजर्स ओपन करेंगे, ओपनिंग क्लोजिंग लिखते जाएंगे। वो हमने लिखना नहीं है, वो सिर्फ हमने देखते हुए टिक करना है, और उससे आगे नहीं देखना चीज़ों को, क्योंकि बेटा सारा सोल्यूशन आपके लिए है, ये सारा सोल्यूशन आपके लिए है, लेकिन जिस तरह से आपको बताया गया है काइंडली उसी तरह से आपने देखना है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ओके, ठीक है? आइंदा टेस्ट दोगे? खड़े रहो। रिक्वायरमेंट, पहले रिक्वायर, सवाल को 2 दफ़ा पढ़े बगैर शुरू करोगे ना तो कभी उम्मीद है कि फेल हो जाओगे उस सवाल में। तो सवाल को 2 दफ़ा पढ़ लेने से बहुत फ़ायदे होते हैं। आपने 2 दफ़ा सवाल पढ़ चुके हैं, आप तो 3-4 दफ़ा पढ़ चुके हैं ना, इसलिए मैं पढ़ा नहीं रहा, टेस्ट दिया ना आपने इसका। रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, 2 दफ़ा आपने सवाल पढ़ा होगा विद रिक्वायरमेंट। पहले सबसे रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, फिर 2 दफ़ा सवाल रिक्वायरमेंट समेत पढ़ते हैं, फिर तीसरी बार सवाल शुरू करते हैं करने के लिए, और तीसरी बार पढ़ रहे होते हैं आप वो सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना? तो रिक्वायरमेंट, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है जी? सब बैठ जाओ। अच्छा, रीसेंट अटेम्प्ट है, लेकिन ऊपर मैंने जगह की कमी के बायस सब कुछ नहीं लिखा हुआ, देखा आपने? मैंने बिल्कुल टॉप पे लिखा था और वो भी बीच में आधा आधा कट गया। तो FT स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर, इस तरह से आपने पर्चे में नहीं लिखना, वरना 48 नंबर आ जाते हैं, ठीक है? तो इसके मार्क्स होते हैं पूरा नाम लिखना, एंटिटी का, रिपोर्ट का, पीरियड एंड, रुपीज़ और राउंडिंग ऑफ। काइंडली ये 5 चीज़ें इंश्योर किया करें हर स्टेटमेंट के साथ। रिपोर्टिंग एंटिटी का नाम, रिपोर्ट का नाम, रिपोर्टिंग पीरियड, रिपोर्टिंग करेंसी और लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ। ओके, अच्छा जी, अब हम कितना फॉर्मेट बनाया करते हैं भाई? जो बच्चे आज गालिबन पहला दिन है जिनका, उनको तो शायद ना पता लगे, लेकिन आपने मेरे साथ बिल्कुल वैसे ही देखना। बिल्कुल सेल आगे लिखी हुई है नजर आ रही, हमने नहीं देखना उसको, वो तो जब बारी आएगी तब देखेंगे ना। हम सिर्फ कितना फॉर्मेट बनाते थे? सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल के नीचे ना, वो मैंने थोड़ा सा ऐसे कुछ काटा हुआ था तो बच्चे को कहा था वो सही कर देना, उसने ऐड ही लिख दिया। ऐड GP नहीं होता, ये ऐड काट दें, ये ऐड GP नहीं होता, ठीक है? ऐड काट दिया। अच्छा, अब हमने ये फॉर्मेट बनाया था, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, GP, एड अदर इनकम, 2 लाइनें खाली, लेस एक्सपेंसेस, बाकी सफ़ा खाली। अब देखें ऐड अदर इनकम में नीचे 2 लाइनें खाली थी, वो खाली रह गई। मैंने बिल्कुल वैसे ही सवाल आपके लिए सॉल्व किया था रात को, जब टेस्ट परसों रात को, जैसे क्लास में सॉल्व करता हूँ।
ताकि आपको बिल्कुल ऐसे फील ना हो कि हम, और आपने पर्चे में भी ऐसे ही करना है सवाल, फायदा तो तभी है, मैक्सिमम मार्क्स भी तभी हैं, ठीक है। तो इतना फॉर्मेट बनाया हमने। उसके बाद बैलेंस शीट में आए। बैलेंस शीट में ओपनिंग कैपिटल, आगे नहीं देखना क्या लिखा हुआ है, ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स, उसके बाद लायबिलिटीज 5-7 लाइनें खाली, एसेट्स आगे 10 बाकी दफा खाली, तो ठीक है। ये सिर्फ लिखकर अब हम आगे सवाल की तरफ। फॉर्मेट हमारा तैयार है। फ्राइडे ट्रेडर्स को मैंने फहीम ट्रेडर्स कर दिया था, बहरहाल इसलिए फहीम किया था ताकि एफ टी मुझे हर जगह ना देखना पड़े, ठीक है। तो एफ टी ही रहा। सवाल ये वही है रिसेंट अटेम्प्ट का आई कैप का, ओके, जो अभी जो आपकी किताबों में नजर नहीं आ रहा, इसीलिए ये दे दिया था, ठीक है। एफ टी इज एंगेज इन बिजनेस ऑफ सप्लाइंग, सब बच्चों के पास पेपर और सोल्यूशन है, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं बैठा हुआ कि नहीं है, इंश्योर कर लें प्लीज। पेपर सोल्यूशन वहां देखो, एंड पे पढ़े, एंड पे पढ़े होंगे, देखो पेपर हो या सोल्यूशन दोनों चीजें पढ़ी हैं। कितने बच्चों के पास नहीं है? जाओ ले आओ ना बेटा, अभी तुम्हें बंदा भेजूं या मेला है। और जी और कोई आता है आगे बेटा, इनमें से कोई आप स्टूडेंट में से कोई है? दो एक और भी लेके आओ, जाओ। क्या सोल्यूशन या पेपर? सोल्यूशन, एक और सोल्यूशन भेजो भाई। और कितने बच्चों के पास नहीं है? और इधर सबके पास है ना बेटा, ये सेकंड रो में काइंडली दे दो। ओके बस, सब किसी ने नहीं कहा, जिसने कहा वो बाद में ले। वैसे आपने आमने सामने ही रखना है, लेकिन सिर्फ जितना पढ़ेंगे उसको टिक करके वापस आना है। बाकी चीजें देखेंगे तो इफेक्टिव नहीं रहेगा। सोल्यूशन आपके लिए, आपके साथ जाना है, सारा ही आपके साथ जाना है, ना कि सिर्फ मैंने जो टिक करवा के दिखाना है वही जाएगा साथ, बाकी रह जाएगा मेरे पास। ऐसा तो नहीं ना होना, ठीक है। इसलिए आमने सामने रखें, जितनी बात करूं सिर्फ उसको टिक करके फौरन क्वेश्चन पे वापस आएंगे, बाकी नहीं देखेंगे। इफेक्टिवनेस तभी होगी इसकी। घर जाके आपने इस सवाल को दोबारा करना है, ओके। वो होमवर्क मैंने लिखा हुआ। अच्छा, आज तो मेरे बैठने के दिन है, ओके। ऐसे रात को मेहनत कर ली, फायदा हो गया। हालांकि वो मेहनत नहीं की थी, असल बात बताऊं, आई कैप का सोल्यूशन मैंने नहीं देखा होता, तो मैं खुद सॉल्व करता हूँ वैसे ही इतने लिए आप लोगों के लिए, तो वो खुद सॉल्व किया, लेकिन सफ़ा एक ही था मेरे पास। तो मैंने कहा कि अभी और इस तरफ लिखूंगा तो यूं करना पड़ेगा, मैं खुद भी कंफर्टेबल नहीं होता इसमें ना, तो मैंने कहा एक ही समय में पूरा करना है। वो पूरा हो गया, कहा यार ये काम हो सकता है, तो आधा पौना घंटा लिखने वाला बच सकता है, बल्कि शायद मेरा पूरा लेक्चर लगता है इसको डिस्कस करने में अगर मैं साथ लिख भी रहा होता, तो काम हो गया। पहले शुरू करते हैं। ऐसे करके आपने साथ रखा हुआ है सोल्यूशन, और ये ऐसे करके क्वेश्चन पेपर। FT is engaged in the business of, अब ये किसी को बताना ना बाहर, अच्छा कैसे हुआ सर। FT is engaged in the business of supplying blenders, वो इस तरह करता है जो जूसर्स, ठीक है जी, दोनों FT पर। अच्छा, ब्लेंडर भी बेच रहा है, जूसर भी बेच रहा है, दो किस्म की चीजें बेच रहा है। FT purchases its products from सिग्मा। अच्छा, खरीदता ये दोनों ही कहां से है? सिग्मे से। FT is presently negotiating with a bank for a long-term loan and has been asked to provide the latest financial statements. Since FT does not maintain proper accounting records, यही तो मसला है जी, बिल्कुल। You are requested to prepare the financial statements from the following information। ठीक है बेटा, काम है किसके? इनके टेस्ट वापस करने, ला के रखो, देखते हैं। मेरा दिल नहीं करता वैसे वापस हो, मेरा दिल करता है मैं खुद बच्चों को देखूं भी सही जब वापस कर रहा हूं, तो टॉप वाले 8-10 को देखूंगा और दरमियान से 2-4 ऐसे ही, और फिर बॉटम वाले भी देख लूंगा। आज ऐसे कर लेते हैं, बाकी फिर आपको वैसे ही बांट देंगे, ठीक है। आप दुआ करो या टॉप में आओ या ना आओ, ओके। नंबर 1, एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर एज ऑन 1 जनवरी 18 आर, और नीचे आपको ओपनिंग बैलेंस, ये 1 जनवरी 18 के ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है, ठीक है। अब आपने नंबर वार ओपन करते जाना है लेजर को, जो चीज पेंडिंग करूं वो पेंडिंग ही रखनी है, ओके जी। इक्विपमेंट 40% डेप्रीशिएटेड का मतलब क्या है? वो डेप्रीशिएट होकर कितने पर पड़ा होगा? 60% पर। तो यूं भी लिख लेते हैं, बल्कि हम ये 2490 का सर्कल करके आप लिख लें, ये 60% है। और इसका मतलब भी क्या है कि ये बुक वैल्यू है,
अगर एक फिगर है वो डेप्रिशिएटेड फिगर है तो वो फिर क्या है, बुक वैल्यू है, ठीक है। तो आपने अब सबसे पहला लेजर कौन सा ओपन किया, इक्विपमेंट। देखिए सबसे पहला लेजर इक्विपमेंट का ओपन है, उसमें ब्रॉट डाउन क्या लिखा हुआ है 2490, बस उसको टिक कर लें, ठीक है। और बुक वैल्यू भी लिखा हुआ है हमने इक्विपमेंट के साथ, ठीक है जी। वापस आ जाएं, दोबारा आप उसको नहीं देखना सोल्यूशन, वापस आए। स्टॉक वैल्यू ऑफ ब्लेंडर वाज डबल ऑफ जूसर्स। ओए होए, स्टॉक अलग अलग हैं, स्टॉक अलग अलग हैं। क्लोजिंग से भी पता लगा था स्टॉक अलग अलग हैं। तो स्टॉक के लेजर्स अलग अलग बनाने थे, परचेजेस अलग अलग हैं, डिटेल गिवन थी, सेल्स अलग अलग हैं, भाई सब कुछ ही डिफरेंट था। तो दो तरह की सेल्स थी, दो तरह का स्टॉक था, परचेज एक ही बंदे से किया था, कोई बात नहीं, खैर है। बहरहाल स्टॉक को यहीं से ही बांट लेते हैं, ये भी नोट कर, कुछ नोट करने की जरूरत नहीं, सब कुछ नोटेड है, ठीक है। वो कह रहा है कि स्टॉक वैल्यू ऑफ ब्लेंडर वाज डबल ऑफ द जूसर। किसको बेस बना रहा है, ब्लेंडर को या जूसर को? ये मेरी बात ही नहीं समझी कुछ बच्चों ने, फिर सुन लेना, सुन लें, फिर सुन लें जरा ध्यान से प्लीज। स्टॉक वैल्यू ऑफ ब्लेंडर वाज डबल ऑफ द जूसर्स। तो बेस क्या बनाई उसने, जूसर बेस है, कहता है जूसर से दुगना है ब्लेंडर्स, ठीक है। तो जिसको बेस, जो बेस है उसने अंडरलाइन कर लो, जूसर को अंडरलाइन करके लिखो बेस। तो अज्यूम करोगे क्या, अज्यूम करोगे क्या, जूसर्स, अज्यूम जूसर्स स्टॉक है x। अगर ये x है तो इधर देखो, हम कह रहे हैं x अगर जूसर्स हैं तो फिर 2x होते हैं ब्लेंडर्स, और इनका टोटल है 370, सही है। इसको x के लिए सॉल्व करना था, स्टॉक ऑफ जूसर आ जाना था, टोटल में से जूसर का स्टॉक माइनस करना था, ब्लेंडर आ जाना था। कितने बच्चों ने ये कर लिया था? ना करें, बड़ी बात है। और इस पे नहीं बनता यार, जहाँ पे बनता है वहाँ किया करो। ओके, वर्किंग आपके पास हुई पड़ी है, ये भी वर्किंग नंबर 13 है। लेट स्टॉक ऑफ जूसेस इज x, ठीक है। उसके बाद यही इक्वेशन बनी हुई है, 3x आया और x आ गया 1 2 3 5, ये क्या है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ जूसर्स, ठीक है। अब आपने जूसर और ब्लेंडर का स्टॉक इन्वेंट्री का अकाउंट अलग अलग ओपन किया हुआ है, देखें जरा, वर्किंग 2 और वर्किंग। तो पहले जूसर्स का स्टॉक निकला, आप ब्रॉड डाउन में लिखो 1235, लिख लिया होगा। ये लिखो का मतलब क्या होगा, टिक कर लो, वर्किंग 13 से रेफर हो रहा है सॉल्यूशन में, ठीक है। अब बेटा ये सॉल्यूशन में लिखा हुआ वर्किंग 13 में यही काम, ठीक है जी। अच्छा अब देखिए, मैंने बिल्कुल पेपर के पैटर्न पे सवाल को किया हुआ है, जहां वर्किंग सेव होती है वर्किंग की है से, ठीक है। आप अलग से वर्किंग 14 ओपन करते, उसमें लिखते टोटल स्टॉक इज इक्वल टू 3705, फिर क्यों भाई, कोई जरूरत नहीं है। अगर 3705 टोटल है जिसमें से जूसर का 1235 है, तो बकाया बोलो, बकाया किसका है, ब्लेंडर का ही है ना। तुमने टेस्ट दिया था, तुम्हें टेस्ट दिया था, तो परेशान क्यों हो, बिल्कुल गड़बड़ कर दी सब, इन्वेंट्री अलग अलग बनाए थे, ये अलग, ये कैलकुलेट सही हो गया था नहीं, तभी परेशान बैठो, कोई बात नहीं, नंबर फिर भी मिलेंगे आपको, नंबर भाई होते हैं सवाल के अंदर। ओके जी, 1235 क्या है, जूसर का स्टॉक। तो आप देखो ब्लेंडर के लेजर के अंदर आपको नजर आ रहा है 3705 टोटल माइनस 1235, और ओपनिंग आ गया 2470। तो जहां तक मुमकिन हो वर्किंग नहीं खोलने की जरूरत नहीं, ब्रैकेट में काम कर देते हैं हम, टाइम ही तो सेव करना होता है। ओके, वापस आ जाएं, बस स्टॉक को टिक कर लें, ओपनिंग लिख लिया हमने। प्रीपेड रेंट अप टू 30 अप्रैल 18 280, इस पर बहस करेंगे बाद में। फिलहाल रेंट का लेजर ओपन करें, देखें नंबर 4 पे रेंट का लेजर ओपन हो गया, ओपनिंग एक्सपेंस है, ओपनिंग में प्रीपेड है तो एसेट साइड पे आ रहा है 280, ओके टिक कर लें, आगे बढ़े। ट्रेड डेटर्स ओनली फॉर ब्लेंडर्स, ऊपर देखें वो गलती से शायद मैं पहले 5 पे सैलरीज लिख गया था, बहरहाल नंबर 6 पे डेटर आ रहे हैं ब्लेंडर के। सिर्फ ब्लेंडर के डेटर क्यों आ रहे हैं, सवाल आप पढ़ चुके हैं कि दूसरा तो कैश पे था, जूसर्स तो सिर्फ
कैश पे बेच रहे थे। ओके, तो ओपनिंग डेटर्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं आपको 1410 रुपए, टिक करते जाएं, इधर भी टिक करते जाएं, वहां भी टिक करते जाएं, यानी कि वो आप ओपनिंग लिख रहे हैं। ओके, ठीक है ना, ताकि एंड तक जाते जाते आपका सारा सोल्यूशन टिक हो, एंड तक जाते जाते सारा सोल्यूशन टिक होना चाहिए, उसमें कोई फिगर ऐसी ना हो तो टिक हुए बगैर रह जाए, मतलब हमने सब डिस्कस किया हुआ। ओके, नेक्स्ट। ओके, सैलरीज पे नहीं, पेबल टू सिग्मा क्रेडिटर था, यही तो क्रेडिटर था, ए का कलौता क्रेडिटर था, तो क्रेडिटर का लेजर ओपन हुआ नजर आया आपको नंबर 7 पे, क्रेडिटर सिग्मा, ओपनिंग 3600 टिक कर लें, ओपनिंग का 3600 टिक कर लें, 3600 के साथ टिक लगाया करें ना, फिगर के साथ टिक लगाया करें, सही है। नेक्स्ट, सैलरीज पेबल 98, सैलरीज का लेजर ऊपर नजर आ रहा है आपको, बस ये तरतीब में जरा गलती होगी मुझसे, सैलरीज ओपनिंग लायबिलिटी है 98, टिक करें, वापस आए, उससे आगे नहीं देखना, सारा सोल्यूशन मैंने डिस्कस करना है, पर आपने उससे आगे नहीं देखना, जैसे ही वो ओपनिंग लिखा है ऐसे ही है जैसे सवाल कर रहे होते तो ओपनिंग लिख के फिर वापस ओपनिंग सारा कुछ खाली, फिर आगे एडजस्टमेंट्स पढ़ रहे हैं, फिर तरतीब से चल रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही चलते रहे, तो जो आपको टिक करवाया वो करके फौरन वापस आए। ओके, बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक क्या है, बैंक का लेजर देखें नंबर 9 में, ओपनिंग 740, टिक कर लें 740, ठीक है जी। चलें जी, पॉइंट 1 को ही टिक कर लें अब तो। पॉइंट 2 में कहता है सेल ऑफ ब्लेंडर्स आर मेड ऑन कैश क्रेडिट व्हाइल जूसर्स आर सोल्ड ऑन, लें जी, तो फिर डेटर के लेजर में एंट्री पड़ेगी डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, बोलो, और कैश के लेजर में भी एंट्री पड़ेगी, वो होगी कैश डेबिट सेल क्रेडिट, और सेल मैंने इकट्ठी रख दी, ऊपर जगह कम थी, मैंने को नहीं अलग अलग लिखा, सेल जूसर की, सेल ब्लेंडर की, कौन सा IS 1 अप्लाई हो रहा है, कौन सा नोट बनाना है, बट ठीक है ना, काम ही चलाना है ना, कैश सेल और क्रेडिट सेल्स हम इकट्ठी लिखते होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन आपने उधर क्वेश्चन मार्क, मेरे पास जगह नहीं थी कि मैं क्वेश्चन मार्क लिखूं वहां पे, जैसे बोर्ड पे लिखता था, तो वो पहले मौके पे सेल में दोनों जगह क्वेश्चन मार्क ही बन रहा है, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट क्वेश्चन मार्क और कैश डेबिट सेल क्रेडिट क्वेश्चन मार्क। अब अगर आप अपने लेजर में देखें तो डेटर के लेजर में सेल्स के साथ छोटा सा क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है, आपको कहा था पर्चे में ऐसे ही लिख लेना, दरमियान में ना लिखना, साथ छोटा सा क्वेश्चन मार्क, तो ये वही है, ठीक है। और कैश के लेजर में भी देखो तो सेल्स के साथ क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है छोटा सा, इसके नीचे मैंने आपको समझाने के लिए ब्लेंडर और जूसर भी लिखा हुआ है, ये ब्लेंडर और जूसर लिखा हुआ है, ठीक है, आपने पर्चे में नहीं लिखना होता। ओके, सही है, चले, ओके, वापस आ जाए, ये एंट्री कर दी, खाली वाली एंट्री लिख लिया फौरन हमने, जैसे आदत है हमारी, पर आगे फिगर नहीं आ रही थी हमारे पास। आगे कहता है अप टू लास्ट ईयर, इसको बाद में देखते हैं, पॉइंट 3 को एंड पे करते हैं। पॉइंट 4, 60% ऑफ द अमाउंट ऑफ परचेजेज मेड ड्यूरिंग द ईयर रिप्रेजेंट, हाँ जी, मतलब परचेजेज तो एक ही निकलेंगी ना, परचेजेज तो क्रेडिटर का लेजर एक है, वहां से एक ही परचेज निकलेगी, ठीक है, और वो सारी परचेज हमें नहीं पता होगा कि जूसर की कितनी, ब्लेंडर की कितनी, तो उसने हमारी मुश्किल को आसान किया, उसने कहा कि सारी जो परचेज अगर खुदा ना खास्ता मिल जाए आगे सवाल में या निकल आए, वो 60% होंगी ब्लेंडर्स की, तो फिर बाकी किसकी होंगी, जूसर्स की होंगी, वो 40% क्या होंगी, क्योंकि दो ही चीजें परचेज कर रहा है वो। ओके, आगे है समरी ऑफ बैंक ट्रांजैक्शंस। सबसे पहले क्या गिवन है, रिसीट्स, एक ही रिसीट है, फ्रॉम क्रेडिट, यानी कि डेटर के पैसे आ रहे हैं, ऐसे ही है, तो कैश में जो पैसे आ रहे हैं वो भी तो बैंक में जाते होंगे, इसीलिए शायद मैंने लेजर नहीं बनाया था, बड़ी गड़बड़ थी इसमें। बहरहाल ये क्या है, बैंक डेबिट डेटर, बोलो यही एंट्री बन रही है, क्रेडिट कस्टमर से आए हो, क्रेडिट कस्टमर तो एक ही है, वो ब्लेंडर वाले डेटर्स हैं, ब्लेंडर को ही हम उधार पे बेचते हैं ना, बोलो, तो एंट्री क्या बनी, बैंक डेबिट, देखें जरा बैंक के लेजर में आकर देखें, 6570 से बैंक डेबिट हो रहा है, और यही 6570 डेटर में, दोनों जगह टिक करें, आपने डबल एंट्री कर दी, दोनों जगह टिक करेंगे तो डबल एंट्री होगी, और साथ बोलेंगे भी सही, ठीक है। ओके, ये सॉल्यूशन, चलो ठीक है, मैं ऑनलाइन वालों कहने लगा था कि अपलोड हो जाएगा, वहां से ही देखना, ये ना होगा सोचते नहीं कहाँ है।
ठीक है। 12 कहाँ पे थे हम? हाँ, क्वेश्चन पे थे, सोल्यूशन सामने रखा हुआ था जी। 1 नंबर 5 चल रहा है, पेमेंट्स सिग्मा इलेक्ट्रॉनिक डेबिट बैंक। ये सिर्फ देखना नहीं है, उसको टिक करते हुए देखना है। क्रेडिटर डेबिट, देखो क्रेडिटर डेबिट हो रहा है सिग्मा 8850 से, क्रेडिटर डेबिट और बैंक क्रेडिट। बढ़ते जाओ तेजी से। इंश्योरेंस फॉर 1 ईयर स्टार्टिंग 1 फरवरी 18। ओ नई चीज आ गई, इंश्योरेंस का ओपनिंग नहीं था, कोई बात नहीं। नीचे देखो नंबर 8 पे इंश्योरेंस का लेजर ओपन हो गया, ओपनिंग कोई नहीं है। अभी तो हम बैंक की पेमेंट लिख रहे हैं ना, तो प्रीपेड है या पेबल है ये तो अभी हमने नहीं देखना। तो जस्ट पेमेंट की एंट्री करो, इंश्योरेंस डेबिट 204, बैंक क्रेडिट 204, टिक करो। ओपनिंग कुछ नहीं है, ना ओपनिंग पेबल है ना प्रीपेड है, कहीं नजर नहीं आया था हमें। ओके जी, सही है, चलें आगे। ओके नेक्स्ट क्या है? रेंट का तो लेजर मौजूद है ना, जाके उसमें एंट्री देखो। रेंट डेबिट वर्किंग फॉर, रेंट डेबिट 826, बैंक क्रेडिट 826। इजी है ना इस तरह से सवाल देखना। ओके बोर्ड से भी इजी लग रहा है, हर दफा ऐसे ही कर लो, सारे सवाल ही ऐसे करवा देता हूँ क्या क्या? अच्छा से अच्छा। ओके नेक्स्ट, इक्विपमेंट खरीद लिया है जी, एंट्री नंबर 1 लेजर इक्विपमेंट डेबिट 550, बैंक क्रेडिट 550। लास्ट है सैलरीज एंड वेजेस, लेजर मौजूद है, सैलरीज डेबिट 685 से और बैंक क्रेडिट। ठीक है जी, आगे बढ़े। भाई नंबर 5 में कोई मसला? नंबर 6 डेटर्स अमाउंटिंग 138 आर कंसिडर्ड एज, हाँ जी बैड डेट है। प्रोविजन का डाटा कोई था, यानी प्रोविजन का लेजर। अगर प्रोविजन का लेजर होता तो एंट्री करते प्रोविजन डेबिट डेटर क्रेडिट। अगर नहीं हो तो क्या एंट्री करेंगे? डायरेक्ट ही प्रॉफिट एंड लॉस में बैड डेबिट डेटर। जरा चेक कर लो सोल्यूशन में, सबसे पहले यही चीज आई है प्रॉफिट एंड लॉस में। आप देखो बैड डेट 138 नजर आ रहे हैं, बैड डेट डेबिट डेटर क्रेडिट 138। क्लोजिंग को एडजस्ट करेंगे, उसने लिखा नहीं हुआ था इंक्लूड, लिखा होता तो मैंने ऐसे ही क्लोजिंग में जो है वो बैलेंसिंग जो गिवन होता उसमें से माइनस करके काट के ही लिखता दोबारा आपके लिए, जैसे करता आया हूँ आज तक। बहरहाल इंक्लूडेड नहीं था। नेक्स्ट तो रेफर कर सकते हैं रूल्स में से एक जगह पे जाके, इसको भी रिसेंट अटेम्प्ट में भी कॉपी मैंने देख लिया है। ओके नेक्स्ट, नंबर 7 को बाद में करते हैं। अब सेकंड लास्ट नंबर 7 करेंगे और लास्ट नंबर 3 करेंगे, ठीक है ना। नंबर 8 फॉलोइंग पेमेंट्स वर मेड, ताकि पता लग जाए ना, बस ये 2 पॉइंट्स ही रह गए हैं, बाकी तो कुछ था ही नहीं सवाल में। फॉलोइंग पेमेंट्स वर मेड फ्रॉम कैश सेल्स एंड रिमेनिंग अमाउंट्स वर डिपॉजिट, ये तो कर गए हैं मेरे ख्याल से। नहीं, अच्छा वो ताहिर वाले सवाल में बिल्कुल ऐसी बात ही मुझे लगा शायद अभी बात कर ली है मैंने। फॉलोइंग पेमेंट्स वर मेड, देखो गौर करो, अच्छा इत्तेफाक की बात है, अभी ताहिर का डिस्कस किया सवाल बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। फॉलोइंग पेमेंट्स वर मेड फ्रॉम कैश सेल्स, अब ये कैश सेल्स की बात कर रहा है, तो कैश सेल्स हैं वो कौन सी हैं? जूसर की, वो तो कैश सेल्स बता भी चुका है ना। फर्क देख रहे हो दोनों में? वहां पे लिखा हुआ था कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, वो अलग बात थी, फर्क बताया। ये क्या कह रहा है? कैश सेल्स। क्लियर, ठीक है। बहरहाल फॉलोइंग पेमेंट्स वर मेड फ्रॉम कैश सेल्स एंड रिमेनिंग अमाउंट्स वर डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जी ये डिपॉजिट की एंट्री पहले बोल दें, बैंक डेबिट कैश। जरा जाके देखो बैंक डेबिट साइड पे 4253 जो बैलेंसिंग निकलना है ना दूसरी तरफ, इस जगह पे छोटा सा ना कैश के साथ क्वेश्चन मार्क लगाएं, जो मैं नहीं लगाया था बेसिकली, मिटा दिया उसने, समझा शायद गलती है भाई साहब, सवाल में गलती थी। और सोल्यूशन के अंदर लेस कॉस्ट ऑफ सेल नीचे ऐड जीपी नहीं होता, ये उधर गुलबर्ग वालों के लिए सही कर लेना, सिर्फ जीपी कर देना। ओके अच्छा जी, कासिम इज हियर। ओके कासिम खरगोश है? नहीं HERE की बात। ओके जी चुप करें, फजूल मत बोलें। क्या बोल रहा था जी? हाँ कैश, ये डिपॉजिट करना है बैंक में, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। तो वो बैंक में जो डेबिट वो तो एंड पे निकलना है ना, वो तो अभी आपके सामने नहीं है, आपने सिर्फ छोटा सा क्वेश्चन मार्क साथ लगा लिया। ओके ये एंट्री लिख दी है, फिगर अभी हमारे पास नहीं है। ओके आगे बढ़े। अब वो खर्चों की एंट्री करें। रिपेयर डेबिट कैश क्रेडिट, रिपेयर का अकाउंट है नहीं है तो कोई बात नहीं, जाके डायरेक्ट लिखो। वो देखो 186 नजर आ रहा है, बीच में रेंट की एडजस्टमेंट मैंने पहले देख ली थी,
तो जाहिर सी बात है नंबर उसका पहले था ना, तो पहले कर गया, लेकिन आपको बाद में समझाता हूँ। टिक करें 186 को प्रॉफिट एंड लॉस में और कैश में। हो गया, रेंट डेबिट कैश क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट, सैलरीज एंड वेजेस का लेजर मौजूद है 124 से, सैलरीज डेबिट कैश क्रेडिट दोनों जगह टिक करो जल्दी से। ड्राइंग से 477 डेबिट कैश क्रेडिट। ये मैंने जो सोल्यूशन दिया था ना कासिम को, उसमें मैंने ड्राइंग्स में ब्रैकेट में 477 ही लिखा था, और फिर एंड पे कोई और ड्राइंग नहीं निकली थी तो उसको यूं कांटा लगाकर आगे लिख लिया था। उसने समझा शायद गलती है, वो आपके लिए किया होता कि ऐसे ही करना। आपने तो तरतीब से ब्रैकेट में लिखा होगा, एंड पे सिर्फ कैश निकला, उसको काटें और वही बाहर लिख दें। बहरहाल 477 ठीक कर लें जी। पॉइंट नंबर 8 को भी। पॉइंट नंबर 9, पॉइंट 8 में कोई मसला तो नहीं है। पॉइंट नंबर, एक एंट्री निकलती थी वो क्वेश्चन मार्क से हमने लिखी हुई है और बाकी पेमेंट्स लिख दी, ठीक है। इक्विपमेंट इज डेप्रिशिएटेड एट 8% ऑन कॉस्ट निकालेंगे, निकालनी पड़ेगी। ऊपर क्या गिवन है, बुक वैल्यू, लेकिन था बहुत सिंपल। हमारा फॉर्मूला है ना गिवन अमाउंट ओवर गिवन अमाउंट वाला, वही है। देखो मैंने स्टार्ट में बता दिया आपको कि अगर ये इक्विपमेंट 40% डेप्रिशिएटेड है तो ये कितने पड़े हैं, 60% WDV है, तो कॉस्ट कितनी है। तो हमने क्या करना था, कैलकुलेटर पकड़ो, हमने क्या करना था, 249060 है डिवाइडेड बाय 60, चाहिए कितना, कॉस्ट इंटू 100, तो ये आ जानी थी हमारे पास कॉस्ट। इस पे लगाना था 8% और कोई फ्रैक्शन, लेकिन 550 का एडिशन भी था, उस पर भी डेप्शन लेनी थी। ये कैलकुलेशन हुई पड़ी है, वो दिखाता हूं बाद में, ठीक है। तो 550 पे भी 8% लगाना था और उस पर भी कोई फ्रैक्शन नहीं लगाना था। क्यों, तो डेट नहीं बताई तो साल का एंड ना ज्यूम कर लें। आइए 16 में एक रूल बताया था, वो रूल तो रूल है ना, सब टॉपिक्स में वही अप्लाई होगा कि अगर डेट ऑफ एडिशन डेट ऑफ डिस्पोजल सवाल में ना हो तो अज्यूम करेंगे साल का पहला दिन है दोनों के लिए। तो एडिशन साल का पहला दिन है, पूरा साल डेप्रिसिएशन। अब अलग से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन ओपनिंग ऑन एडिशन ऑन डिस्पोजल ये काम नहीं किया, बड़े हो गए हैं, ठीक है। अब आपने मेरी तरह सॉल्व करना है पेपर, क्योंकि मैंने पेपर की तरह से सॉल्व करके दिया, क्योंकि आज आखिरी सवाल में डिस्कस कर रहा हूं इसका, ठीक है। तो अब तो पेपरों के लिए आपको मैं छोड़ रहा हूं कि बस ठीक है इतनी मेरी तरफ से, तो वे ऐसे ही करेंगे। देखें किसी एक तरफ वर्किंग करनी थी, तो डेप्रिसिएशन की वर्किंग हुई पड़ी है, देखें प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर देखें 2490 नजर आ रहा है, डिवाइड बाय 60 इंटू 100, ये क्या किया हमने, कॉस्ट निकाली, इंटू 8%, ये इसकी डेप्रिसिएशन आ गई। फिर 550 का एडिशन है, उस पर भी 8%, दोनों पे फ्रैक्शन नहीं लगा, ठीक है जी। तो ये ब्रैकेट क्लोज करें, आंसर आता है, चेक कर लें, 376। अब इसकी एंट्री पड़ी 376 डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटिव भी क्रेडिट कर सकते थे, वो उसने नहीं रखा हुआ तो एसेट को ही क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो एसेट में क्रेडिट नजर आ रहा होगा 376, और क्लोजिंग बैलेंसिंग आया 2664, ये कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट में देखें, बैलेंस शीट में नजर आ रहा है, टिक करते जाएं, ठीक है ना। ओके, अब क्या रह गया जी, अब पॉइंट नंबर 10 रह गया, सम बैलेंस इज एसरटेन्ड एज एट 31 दिसंबर 18। जूसर का क्लोजिंग लिखो 975, लिखो क्या लिखा हुआ है, टिक करते जाओ। ब्लेंडर का क्लोजिंग 2597, पेबल का क्लोजिंग 2420, सैलरी का क्लोजिंग 134, हो गया टिक, ओके। अब छोड़ा क्या है, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 7। पहले पॉइंट नंबर 7 की बात कर लें। पॉइंट 7 में कहता है रेंट ऑफ प्रेमिसेस वाज इंक्रीज्ड बाय 30% विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 18। हमारा ईयर एंड क्या है, 31 दिसंबर 18। तो कितने महीने इंक्रीज्ड वाला एक्सपेंस बनता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 4 महीने इंक्रीज रेंट होना है। तो इसका मतलब 1 जनवरी 18 से लेकर 31 अगस्त 18 तक 8 महीने बनते हैं। बोलो, ये 8 महीने का किराया पुराने वाला होगा। अब कोई एक किराया मिल जाता, मिलती जुलती एडजस्टमेंट थी, हमने देखा था वो 1 मंथ पेबल एक सवाल में लिखा हुआ आया था, याद है, रेंट पेबल के साथ। अब वो क्वेश्चन बैंक था या पास पेपर था ये नहीं याद, मुझे ये नहीं याद, लेकिन क्वेश्चन हमने किया था, क्वेश्चन इसी क्लास में किया था, ठीक है। उसमें उन्होंने कहा था कि फलां महीने से रेंट बढ़ गया,
और बस इतना लिखा हुआ था, लेकिन जो रेंट पेएबल था उसके साथ लिखा हुआ था 1 मंथ। याद आ रहा है कुछ कुछ? अब तो मिलती जुलती थी, बस वहां पेएबल था, आप प्रीपेड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या कहते हैं, ऊपर जाके पढ़े, प्रीपेड रेंट अप टू 30 अप्रैल 18, मतलब 4 महीने का है। कितना? 280। मुझे ये बताएं, ये 280 में कोई पिछले साल का नवंबर दिसंबर हो सकता है? बोले पिछले साल का। मेरा सवाल गौर से सुने। 280 ओपनिंग प्रीपेड पड़ा है, मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर कोई पिछले साल का दिसंबर नवंबर अक्टूबर पड़ा हो सकता है? उसकी वजह क्या है बेटा? वो क्लोजिंग में प्रीपेड बना ही तब होगा ना, ये वाला रेंट के वो दिसंबर के बाद का था, तो दिसंबर के पहले का तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। प्रीपेड को अंडरलाइन करके ना लेफ्ट साइड पे जो जगह खाली है वहां पे लिखना, आगे ना लिखना, क्योंकि आगे मैंने कुछ और वर्किंग करवा देनी है यहीं पे। ये सवाल के अंदर प्रीपेड की लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन 1 के नीचे वाली सारी जगह खाली है ना, ये इसीलिए जगह खाली रखी जाती है साइड पे कि आप वर्किंग्स कर सकें डिस्कशन में जी। प्रीपेड को अंडरलाइन करके लिखें 31 दिसंबर 17 के से पहले का तो हो ही नहीं सकता। 31 दिसंबर 17 से पहले का तो हो ही नहीं सकता। क्यों बोलो? क्योंकि ये प्रीपेड, ठीक है ना। प्रीपेड बनता ही कब है बेटा? जब 31 दिसंबर 17 तक ना हो, ओके ना। चलो अच्छा, अब ये 31 दिसंबर 17 तक का तो नहीं है, तो फिर 1 जनवरी 18 से है, लेकिन कब तक है फिर? इसका मतलब ये कितने महीनों का है? 4 का। तो यहां से पर मंथ रेंट निकलता था, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिखें 280 डिवाइडेड बाय 4। कितने बजे निकाल लिया था ये? ना करें तो कमाल की टांग ही तोड़ दिया, कमाल कर दिया जी। 280 बटा, यही ब्रैकेट में लिखें, यही सवाल के ऊपर 280 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू, ये 70 पर मंथ है। अब ये 4 महीने का किराया रहा या 8 महीने रहा? हाँ, तो 70 निकला इंटू 8 करो, ये आ गया 8 महीने का। यही ब्रैकेट में लिख लो 70 इंटू 8 और आगे लिखो प्लस। प्लस क्यों लिखा? उनमें क्या हुआ? रेंट बढ़ा है ना, और भाई असल वाला रेंट आ गया तो बढ़ाने में क्या मसला है। तो 70 इंटू 1.3 करना था, 30% बढ़ाना है, तो कितना बन गया? 91। अब 70 इंटू 8 और 91 इंटू 4, ठीक है जी, ये बन गए 12 महीने। 12 महीने का एक्सपेंस, ये क्या निकला? 12 महीने का। ओपनिंग में प्रीपेड था, पेड की फिगर बैंक में गिवन थी, डाटा गिवन था, क्लोजिंग प्रीपेड निकाल लो या पेएबल निकाल लो या एक्सपेंस निकालो। हमने कहा एक्सपेंस निकलता नजर आ रहा है यहां से, तो हमने एक्सपेंस निकाल लिया। जरा आ जाएं रेंट के लेजर 4 में। ओपनिंग बैंक लिख चुके थे, देखें क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाली फिगर कैलकुलेट हुई कैसे? 70 इंटू 8 और 91 इंटू, ये आप लिख चुके हैं 70 कैसे आया और 91 कैसे आया अपने क्वेश्चन पेपर पे ही, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास एक्सपेंस की फिगर अवेलेबल। अब इसको जाके देखें, ऊपर 924 नजर आ रहा है वर्किंग 4 के रेफरेंस में, और क्लोजिंग ये बैलेंसिंग है, ये हमने निकाला है। ये प्रीपेड लग रहा है, तो प्रीपेड रेंट में भी वर्किंग 4 182 लिखा हुआ है। ओके डन। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अप टू लास्ट ईयर, एक ही पॉइंट रह गया बस। अप टू लास्ट ईयर FD was earning a gross profit of 30% of cost of blender and 35% on sale value of juicer। अच्छा आप देखें, आपने ना अब इसको इस तरह से पढ़ना है। ये वर्किंग नंबर ब्लेंडर 11 ओपन हुआ, सिर्फ ये ऐसे करके लास्ट ईयर सिर्फ सामने आया आपके, अगली बार ना आए। मैं स्टेप बाय स्टेप ओपन करवाता हूं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप अनवील करेंगे, ये समझ आ रही है? ऐसे कैसे नहीं ना, तुम फिर बाकी बी और सी भी नजर पड़ जाएगी ना, नजर बदनजरी हो जाएगी, ठीक है। नजरों की हिफाजत करनी है। इधर नीचे रखें, इसमें नीचे लाइव रखें, ओके। ये ऐसे, ये ब्लेंडर्स, जूसर्स,
लास्ट ईयर आपके सामने हो और नीचे सवा हो, ठीक है, ताकि आपको नीचे वाली कुछ चीज नजर ना आए। बात समझ आ रही है? ये ब्लेंडर्स, जूसर्स, वर्किंग 11 और 12 आपके सामने है। मैं पुराने साल वाले मार्कअप मार्जिन की बात अब कर रहा हूं, मैं पढ़ूंगा और हम देखेंगे वर्किंग के अंदर वही लिखा हुआ। वो कहता है लास्ट ईयर FT was earning a GP of 30% on cost of blender। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ ब्लेंडर 30% है, 30% ऑफ कॉस्ट है, तो 100 + 30 इज इक्वल टू, जरा देखें ब्लेंडर में लास्ट ईयर जिसके साथ मैंने A लिखा हुआ है, 100 + 30 इज इक्वल 130 है, ओके। और जूसर्स के बारे में क्या कह रहा है? कहता है 35% ऑन सेल वैल्यू, यानी कि प्रॉफिट सेल के साथ लिंक्ड है, तो 100 किसको? सेल को। तो इसकी इक्वेशन बनेगी 65 + 35 इज इक्वल टू 100, यही लिखा हुआ है। अब जूसर को तो बिल्कुल पढ़ना ही ना फिलहाल, और ब्लेंडर की बात करें तो सिर्फ ब्लेंडर के अंदर क्या हुआ जरा पढ़ें। कहता है ब्लेंडर नहीं हुआ, आसानी है इसमें तो। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 18 FT इंक्रीज सेल प्राइस ऑफ बोथ, यानी उसने 20% से जूसर की भी प्राइस बढ़ाई और ब्लेंडर की भी, लेकिन सिग्मा ने सिर्फ जूसर की बढ़ाई, इसलिए मैंने कहा पहले ब्लेंडर को देखूं, ठीक है। तो सिर्फ यूं करके आपने देखना, ये ऐसे, ठीक है। अब वो ऊपर वाले लास्ट ईयर बता दिए ना दोनों के, ऐसे करके, ताकि जूसर नजर ही ना आए, ओके। अब अभी भी देखना नहीं है, वैसे अभी सोचना है पहले उसने क्या बढ़ाया है। कॉस्ट बढ़ी है, ब्लेंडर की कॉस्ट, क्योंकि उसने सिर्फ सिग्मा ने सिर्फ जूसर की से प्राइस बढ़ाई है, ठीक है। इसका मतलब कि आपके FT को ब्लेंडर अभी भी उतने का ही पड़ रहा है जितना पहले पड़ रहा था। तो उसके ब्लेंडर की कॉस्ट पहले कितनी थी? 100, अभी भी कितनी होगी? 100, लेकिन उसकी सेल प्राइस पहले कितनी थी? 130। अब 130 को उसने कितना बढ़ा दिया? 20%। तो सेलिंग प्राइस भी बढ़ाना था ना, तो 130 × 1.2 करके देखें तो 156 सेल हो गई, कॉस्ट वहीं पे थी, तो प्रॉफिट बढ़ गया। दूसरी रिक्वायरमेंट देखें, अब दूसरी ये देखें इक्वेशन, 100 + 56 इज इक्वल टू 156। क्लियर? ओके, अच्छा सही। अब नहीं समझ आया क्या? 56 भाई देखो कॉस्ट कितनी है, और उसने सेल प्राइस 130 से उठा के कहां रख दी? 156। बोलो, तो फिर 100 वाली चीज 156 की बचेगा तो कितना प्रॉफिट आएगा? 56 आएगा। क्या बेटा? 156 कैसे आया है? आप उसको स्टार लगाएं और नीचे खाली जगह पड़ी है वहां पे लिखें कैसे आया, लिखें, जो बोल रहा हूं करें ना बस। 156 पे गोल दायरा लगाएं और तीर लगा के नीचे ले आए, जगह खाली है, थोड़ी सी जगह इसीलिए शायद खाली थी, अल्लाह ने छुड़वा दी यहाँ पे जी। लिखें 156 कैसे आया पता है? 130 पिछले साल की सेलिंग प्राइस थी, अब उसने जो सेलिंग प्राइस बढ़ानी है तो 100 से बढ़ाएगा। वो 100 कहां से आया? उसकी पुरानी प्राइस 130 थी, तो 130 × 120%, यानी 1.2 इज इक्वल टू 150, ऐसे आया 156। सही है भाई, समझे हो चौधरी साहब? कॉस्ट अपनी जगह कायम, तो कॉस्ट अपनी जगह कायम और सेल प्राइस बढ़ाओ तो क्या बढ़ेगा आपको? प्रॉफिट मार्जिन ही बढ़ेगा, ठीक है, ओके। अब सुने जरा, वापस आए। क्रेडिटर के लेजर में ब्रॉट डाउन बैंक कैरी डाउन गिवन था, बोलो टिक किया नहीं हुआ, इसलिए कहा था टिक करो। ओपनिंग टिक था, बैंक टिक है, नहीं ना किया हुआ आपने? देखो किया हुआ, अच्छा। और क्लोजिंग भी गिवन है, क्लोजिंग नीचे से लिख के अभी देख के लिखा है, तो 3 चीजें पूरी हैं, चौथी क्या निकलेगी? परचेजेस। अब वो जो 2 फिगर्स लिखी हुई हैं इसके ऊपर डिब्बा लगा ले, 4602 3068। दैट क्रेडिटर के लेजर में नजर आ रही है दोनों फिगर्स? क्रेडिटर के लेजर में क्रेडिट साइड में 4602 3068 नजर आ रही हैं, इनको डिब्बा लगाएं। असल में ना ये टोटल नहीं लिखा मैंने, गलती से भूल गया मैं, ठीक है। इसका टोटल बाकियों के लिए लिख देना, ठीक है जी। 7670 टोटल बैलेंसिंग फिगर निकली थी, लेकिन मैंने उसको टोटल लिखने की बजाय तोड़ दिया, क्योंकि उसने एक पॉइंट में कहा था 60% इसमें से ब्लेंडर की और 40 जूसर की, ठीक है। तो फिर ये कहां कहां चले गए? उधर देखो, 60-40 करके स्टॉक अकाउंट्स में, इन दोनों स्टॉक अकाउंट से कॉस्ट ऑफ सेल्स निकली है।
तो ब्लेंडर की कॉस्ट ऑफ सेल गिवन, ब्लेंडर का मार्कअप मार्जिन गिवन, लास्ट ईयर वाला नहीं करंट ईयर वाला, तो उससे हम क्या निकाल लेंगे, ब्लेंडर की सेल्स। ब्लेंडर की सेल्स निकलेंगी तो उसकी एंट्री क्या होगी, डेटर डेबिट, सेल्स क्रेडिट। समझ आ रही है? अच्छा, अब टाइम चूंकि बहुत ओवर हो गया है तो स्टार वाला पॉइंट तो डिस्कस हुआ नहीं। बहरहाल इतना सुन लें कि काफी बच्चे पास हो गए हैं, 29 बच्चे पास हो गए हैं भाई। ये असेसमेंट 1 है, कल लाजमी दूंगा इंशाल्लाह। ये वापस ले जाओ कासिम, पहले इधर आओ, सब रुके, मेरी बात सुने, अहम बात है सुनने वाली। सुने, गड़बड़ क्या है, गड़बड़ है, ये पेपर ले जाओ, तुम ये पेपर भी ले जाओ, ये किताबें भी ले जाओ, ताकि मैं ऐसे दौड़ के निकलूँ। ये किताबें गाड़ी में रख लेंगे हम, चलना है ना, और ये यहाँ पे। अच्छा सुने, अहम बात तो अब करनी है, मैंने अहम बात तो अब करनी है। हाँ, ईदी नहीं दे रहा। अच्छा, ईदी में तो मैं क्वेश्चन दिया करता हूँ। सुने, मसला क्या है, सेलिंग प्राइस तो इसने दोनों की बढ़ा दी थी, ठीक है। परचेज प्राइस सिर्फ किसने बढ़ाई थी, कि सिग्मा ने किसकी बढ़ाई थी। अब ब्लेंडर तो सिंपल था, हो गया। जूसर में क्या हुआ होगा, जूसर में स्टार नहीं लगा हुआ था तो अजम्पशन भी ले सकते थे, लेकिन मैं अपनी गलती है ना, इसलिए 1 नंबर दूंगा आपको। स्टार लगा होना चाहिए, उसने स्टार में लिखा हुआ था क्लोजिंग स्टॉक में सिर्फ कौन सा पड़ा है, जो 2018 में खरीदा। यानी ये जो 2017 वाला था क्लोजिंग, जो इस साल ओपनिंग बना था, वो सारे का सारा बिक गया है। यानी कि जो चीज हमें 100 रुपए वाली मिली थी वो सारी इस साल बिक गई है, जो 100 रुपए वाली मिली थी वो सारी इस साल। अब टोटल कॉस्ट ऑफ सेल इन्वेंट्री ऑफ जूसर में से कितनी नजर आ रही है, जरा अपने सॉल्यूशंस को बंद कर दिए आप लोगों ने, हैं? मुझे तो याद है, तो पिछली क्लास में भी मैंने किया भी खुद है, तुमने सॉल्यूशन बंद कर दिया जी। इन्वेंट्री के, जूसर की इन्वेंट्री के लेजर से कितनी कॉस्ट ऑफ सेल नजर आ रही है, 33, ये 2228 इसके सारे साल की कॉस्ट ऑफ सेल है। अब इसमें कुछ ओपनिंग बिक कर सेल बना होगा और कुछ इस साल की परचेज वाला सेल बना होगा, तो दोनों में डिफरेंट प्रॉफिट मार्जिन्स हैं, उसकी वर्किंग हुई पड़ी है, जरा ध्यान से देखना। उम्मीद है समझ आ जाएगी, जिंदगी रही तो ये होमवर्क कल डिस्कस